बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा उसी तरह फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 और फोर्स और मोशन का लेक्चर 8 है। इससे पहले हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ, वहाँ पर न्यूटन्स लॉ के इंट्रोडक्शन, न्यूटन्स लॉ के लिमिटेशन, उसको कम्प्लीटली वहाँ पर हमने डिटेल से पढ़ लिया। तो इस लेक्चर में वो हमारा लेक्चर 7 था, ये लेक्चर 8 है चैप्टर 3 का, फोर्स और मोशन फर्स्ट ईयर का। तो इसमें हम न्यूटन सेकेंड लॉ और साथ में न्यूटन थर्ड लॉ को कंप्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है और न्यूटन थर्ड लॉ है। तो इंशाल्लाह न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ के रिलेटेड आपका हर क्वेश्चन, आपका हर कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है अगर आपने इस लेक्चर को लास्ट तक कंप्लीट देख लिया। तो अगर काइंडली आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को भी पुश कर दे, और अगर लेक्चर पसंद आ गया तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ से स्टार्ट करते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ, इससे पहले मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी आपको बताया था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ से जो न्यूटन लॉ थे ना, इससे पहले हर लॉ के पीछे एक थ्योरी थी, मतलब हर लॉ के पीछे मतलब एक थ्योरी थी। मैंने पहले आपको बताया था कि लॉ और थ्योरी में क्या फर्क है। थ्योरी वो है जो रिजेक्ट हो सकती है, थ्योरी क्या है, रिजेक्ट हो सकती है, कोई भी साइंटिस्ट उसको चैलेंज कर सकता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है। मतलब हर साइंटिस्ट ये कोशिश करता है, जब कोई भी साइंटिस्ट थ्योरी देती है तब सबसे पहले फिर वो साइंटिस्ट इकट्ठे होते हैं, उसको क्या करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर उस पर तमाम साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कर लिया, अगर वो डिस्प्रूव नहीं हुआ, मतलब उस थ्योरी से गलती नहीं निकाली, तो फिर उस थ्योरी से लॉ बन जाता है। लॉ वो है जो जब कोई लॉ बन जाता है तो वो लॉ फिर रिजेक्ट नहीं होती, लॉ कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, लॉ रिजेक्ट नहीं हो सकती। तो इस तरह ये न्यूटन्स लॉ, ये क्या लॉ है, ये कोई गलत नहीं है, मतलब ये क्या है, बिल्कुल सही है। इससे पहले हर लॉ के पीछे एक थ्योरी थी। जिस तरह फर्स्ट लॉ के पीछे एक थ्योरी थी, इसी तरह सेकेंड लॉ के पीछे भी एक थ्योरी थी। सेकेंड लॉ के पीछे ये थ्योरी थी कि इससे पहले साइंटिस्ट क्या कहते थे कि हमेशा फोर्स का काम क्या था, कि फोर्स का काम है स्पीड को प्रोड्यूस करना। मतलब फोर्स का काम क्या है, मोशन। मतलब फोर्स का काम क्या था, किसी भी बॉडी में मोशन को प्रोड्यूस करना या किसी भी बॉडी में स्पीड को प्रोड्यूस करना। फोर्स का काम क्या था, स्पीड को प्रोड्यूस करना। सबसे पहले थ्योरी, मतलब सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के पीछे जब ये लॉ नहीं बना था ना, तो इससे पहले क्या थ्योरी थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब वहां पर कि जो फोर्स का काम था, न्यूटन सेकंड लॉ में हम कंप्लीटली फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ के जो पहले जो थ्योरी थी वो क्या कह रही थी कि फोर्स का काम है स्पीड को प्रोड्यूस करना, या सिंपल हम कह सकते हैं कि फोर्स का काम क्या है, मोशन को प्रोड्यूस करवाना। तो जब ये लोगों ने सोचा, फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम अपने सोलर सिस्टम पर, हमारे प्लेनेटरी सिस्टम पर हम गौर करें कि जब भी चांद जमीन के इर्द गिर्द घूमती है या चांद जब सन के इर्द गिर्द घूमती है, तो वहाँ पर कोई फोर्स, कोई भी मशीन तो वहाँ पर नहीं लगा है ना वहाँ पर कोई भी फोर्स लग रहा है ना, वहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो किस तरह मूव कर रहा है। तो यहाँ से साइंटिस्ट के जहन में कुछ ख्याल आता है कि फोर्स का काम मोशन या फोर्स का काम स्पीड को प्रोड्यूस करवाना नहीं है, फोर्स का काम मोशन या स्पीड को प्रोड्यूस करवाना नहीं है। तो फिर इसके बाद जो न्यूटन ने अपना लॉ पेश किया, तो न्यूटन ने क्या कहा कि न्यूटन सेकेंड लॉ का अभी मैं डिफाइन कर रहा हूं। सो ये न्यूटन सेकेंड लॉ से पहले जो थ्योरी थी वो ये थ्योरी थी कि फोर्स का काम है स्पीड को प्रोड्यूस करना, या फोर्स का सिंपल हम कह सकते हैं कि मोशन प्रोड्यूस करवाना। तो ये क्या था, ये जो थ्योरी थी ये गलत साबित हुई। किस तरह, तो न्यूटन ने क्या कहा कि फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। फोर्स का काम है एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवाना। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज वेलोसिटी को क्या करना, चेंज करना। फोर्स का काम क्या है, मोशन को चेंज करना। फोर्स का काम ये नहीं है कि मोशन को प्रोड्यूस करवाना, फोर्स का काम क्या है, मोशन को चेंज करवाना। फोर्स का भी आपको समझ आ गया कि न्यूटन ने क्या कहा कि फोर्स का काम क्या है, मोशन को चेंज करना। तो एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स हम क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवाना। फोर्स का काम क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवाना। तो एक्सेलरेशन क्या है, जब वेलोसिटी में चेंज आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स। उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का काम क्या है, जब वेलोसिटी में चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो इसलिए फोर्स का न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स का काम है एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवाना, या फोर्स का काम है स्पीड को चेंज करना, या सिंपल हम कह सकते हैं फोर्स का काम है मोशन को चेंज करना। फोर्स का काम कभी भी ये नहीं है कि फोर्स मोशन को या स्पीड को प्रोड्यूस करे। फोर्स का काम है स्पीड, या सिंपल हम कह सकते हैं वेलोसिटी को चेंज करना है,
या मोशन को चेंज करना। फोर्स का काम, इनका फोर्स का काम है स्पीड या वेलोसिटी या मोशन को चेंज करना है। तो इसने फिर कहा न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक कि फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। ये पहला पॉइंट था। जब द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, उसने कहा कि एक्सेलरेशन, द मैग्नीट्यूड मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सिंपल, आपने क्या करना है, अपने डेरिवेशन से क्या करना है, सब कुछ सीख लेना है, फिर ये थ्योरी आप खुद भी लिख सकते हो। उसने क्या कहा सबसे पहला पॉइंट कि फोर्स का काम है स्पीड को चेंज करवाना, या मोशन, हम सिंपल कह सकते हैं कि फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द मोशन, या सिंपल हम कह सकते हैं कि सॉरी स्पीड नहीं, फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द मोशन, या फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्पीड, या हम सिंपली कह सकते हैं कि फोर्स का काम है एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवाना। ये फोर्स के काम है। ये तमाम जो मैं सेंटेंस अलग अलग, ये सारे एक ही, मैं डिफरेंट अल्फाज में अदा कर रहा हूँ, सही। तो इस न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक फिर उसने कहा कि ठीक है, फोर्स का तो काम है मोशन को चेंज करना, या स्पीड को चेंज करना, या एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करवाना। फिर उसने कहा कि एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है कि किसी भी बॉडी पर अगर जितना भी ज्यादा फोर्स लगेगा तो उसमें उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो पहला पॉइंट ये है कि फोर्स और एक्सेलरेशन में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। फोर्स और एक्सेलरेशन में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर किसी भी बॉडी पर ज्यादा फोर्स लगेगी तो मतलब क्या होगी, उसकी स्पीड मतलब या उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। किसी भी बॉडी पर ज्यादा फोर्स लगेगा तो उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर किसी भी बॉडी पर कम फोर्स लगेगा तो उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन और फोर्स का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन को हम कहते भी है कि अगर एक चीज बढ़ जाए तो दूसरी चीज भी बढ़ जाए, अगर एक चीज कम हो जाए तो दूसरी चीज भी कम हो जाए। अब इसी न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक इसका जो दूसरा स्टेटमेंट में मैंने ब्रेक कर लिया कि एक्सेलरेशन का मास के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, मास। सिंपल, यहाँ पर मिट गया तो सिंपल हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर मास, सही है, मास। एक्सेलरेशन क्या है, मास के साथ उसका कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। एक्सेलरेशन का मास के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन। अब इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है, सिंपल आपने क्या समझ लेना है, इनवर्स रिलेशन का मतलब है अगर बॉडी का मास ज्यादा होगा, अगर बॉडी का मास ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर किसी भी बॉडी का मास कम होगा तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। मतलब इनवर्स रिलेशन है। अगर एक चीज ज्यादा तो दूसरी चीज कम, मतलब क्या होगा, एक चीज ज्यादा दूसरी चीज क्या होगी, कम। तो अगर किसी भी बॉडी का मास ज्यादा था तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। अगर किसी भी बॉडी का मास कम था तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। इनवर्स रिलेशन है। उसने कहा कि एक्सेलरेशन का मास के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अब इसको हम जो फर्स्ट है इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसी तरह इसको दूसरे को हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम दोनों को हम क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। सिंपली इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइनिंग या कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, सही है। इक्वेशन 1 को क्या है, एक्सेलरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मैंने दोनों को कंबाइन कर लिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास एंड एक्सेलरेशन। अब मैंने अगर डायरेक्ट रिलेशन को क्या करना है, खत्म कर लेना है, तो मैं एक कांस्टेंट लगाता हूँ। उस कांस्टेंट का नाम क्या है, के। और के किसके इक्वल है, उसकी वैल्यू, के की वैल्यू क्या है, 1। के किसका इक्वल है, 1। तो सिंपल एफ इज इक्वल टू, मैंने प्रोपोर्शनलिटी निशान को खत्म कर लिया, मैंने सिंपल क्या लिख लिया, इक्वल। तो एफ इज इक्वल टू के एम ए। तो के, अगर के की वैल्यू क्या है, 1, अगर मैं के की जगह 1 पुट कर लेता हूँ तो फार्मूला क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये इसका क्या है, फार्मूला। फोर्स का फार्मूला हमारे साथ क्या आ गया कि एफ इज इक्वल टू एम ए। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, उसके ऊपर मैंने एरो का निशान लगाया, और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी, मैंने उसके ऊपर क्या लगाया, एरो का निशान लगाया। अब इससे हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ में बताया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या करेगा, फोर्स को डिफाइन करेगा। आपने याद रखना है, मिक्स नहीं करना है। न्यूटन फर्स्ट लॉ का काम क्या है, फोर्स को डिफाइन करना, जबकि न्यूटन सेकेंड लॉ का काम क्या है, फोर्स को मेजर करना या फोर्स को कैलकुलेट करना। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या करेगा, फोर्स को कैलकुलेट करेगा। जब हमारे साथ किसी भी बॉडी का मास होगा और उसमें जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो जब उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो सिंपल क्या होगा, तो हमारे साथ फोर्स का आंसर आ गया। तो फोर्स को आप जब भी किसी चीज का आपको फार्मूला मालूम हो जाए ना, तो आप उस चीज को उससे डिफाइन कर सकते हो। अगर सिंपली कोई आपसे पूछे कि फोर्स क्या है, तो सिंपल आप कह सकते हो कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। या सिंपल आप फोर्स को जो हम
क्लास 9 और फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं कि फोर्स क्या है कि किसी भी बॉडी में क्या करे, मोशन को प्रोड्यूस करे। क्या है, अ फोर्स मूव और टेंड टू मूव। फोर्स का काम क्या है, किसी भी बॉडी में मोशन को प्रोड्यूस करे या मोशन प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करे। और फोर्स का काम क्या है, किसी भी बॉडी को रोके या रोकने की कोशिश करे। किसी भी बॉडी में मोशन को प्रोड्यूस करे या मोशन प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करे, या किसी भी बॉडी को रोके या रोकने की कोशिश करे। और याद रखना फोर्स का काम क्या है, एक और फोर्स की तारीफ में अपने याद रखना है कि फोर्स हमेशा डायरेक्शन को भी चेंज करती है। तो फोर्स का काम क्या है, सिंपल मोशन को प्रोड्यूस करवाना या मोशन प्रोड्यूस करवाने की कोशिश को हम क्या कहते हैं, फोर्स। और या किसी भी मोशन को, किसी भी बॉडी की मोशन को स्टॉप करना या मोशन को स्टॉप करने की कोशिश को हम क्या कहते हैं, फोर्स। और फोर्स का इसी तरह फोर्स डायरेक्शन को भी क्या करती है, चेंज करती है। आपने कभी देखा हो, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो जब भी बैट्समैन ना जब बॉलर मतलब बॉल फेंकता है ना तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फेंकता है। बैट्समैन पर क्या करता है, स्ट्रेट फेंकता है। जब बैट्समैन क्या करता है, उसको हिट करता है कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, कभी स्ट्रेट, तो वो क्या करता है, बल्ले के साथ बॉल पर क्या लगाता है, फोर्स। तो वो फोर्स के जरिए क्या करता है, जो बॉल की डायरेक्शन को क्या कर लेता है, चेंज। कभी इस साइड पे हिट करता है, कभी इस साइड पे हिट करता है। तो फोर्स का काम क्या है, डायरेक्शन को भी चेंज करवाना है। या सिंपल आप अगर फोर्स को डिफाइन कर सकते हो तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। तो न्यूटन सेकंड लॉ, यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट लिखा है कि इट कैलकुलेट या मेजर। न्यूटन सेकंड लॉ का काम क्या है, फोर्स को कैलकुलेट करना या फोर्स को मेजर करना। किसका काम है, न्यूटन सेकंड लॉ। फिर इस फार्मूले से आप एक और रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। मैंने एक्सेलरेशन में भी आपको पढ़ाया था, अगर आपने एक्सेलरेशन का लेक्चर नहीं देखा है तो उसको भी कंप्लीटली डिटेल से देखें। वहां पर भी मैंने ये बताया था कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, जहां पर फोर्स का डायरेक्शन होगा। सही है, जहां पर फोर्स का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, एक्सेलरेशन। ये बात आपने ज़हन में रखना है कि जहां पर फोर्स का डायरेक्शन होगा वहां पर किसका डायरेक्शन होगा, एक्सेलरेशन। तो यहां पर मैंने लिखा भी है द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये क्या है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, वो फोर्स की डायरेक्शन में होगी। जिस तरफ फोर्स लगेगा उसी तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मतलब जिधर फोर्स लगेगा एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो जहां पर फोर्स की डायरेक्शन होगी वहां पर किसकी डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो यहां तक न्यूटन सेकंड लॉ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पहले भी, ये जब लॉ नहीं बना था तो इससे पहले भी कुछ थ्योरी चल रही थी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले क्या थ्योरी थी, लोग क्या जो साइंटिस्ट थे उसी जमाने के साइंटिस्ट क्या कहते थे कि जब भी एक्शन, वो तो कहते थे कि न्यूटन थर्ड लॉ उस टाइम बना नहीं था, जब न्यूटन थर्ड लॉ बनने से पहले क्या कहते थे कि हर चीज का एक्शन एंड रिएक्शन है। वो ये कहते थे कि एक्शन, अगर कोई भी बॉडी, लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना, एक बड़ी बॉडी और एक छोटी बॉडी, तो वो कहते थे कि जब ये दोनों आपस में टकराएंगे या ये दोनों आपस में टकराएंगे तो वो कहते थे कि अगर बॉडी बिगर होगी तो उसका एक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। जो स्मॉलर बॉडी होगी उसका रिएक्शन कम होगा। या सिंपल आप कह सकते हो एक्शन क्या होगा, कम होगा। मतलब जो जितनी बॉडी बड़ी होगी उसका एक्शन क्या होगा, ज्यादा। सिंपल आप ये कह सकते हो। जो न्यूटन थर्ड लॉ से पहले जो थ्योरी चल रही थी, साइंटिस्ट क्या कहते थे कि बिगर बॉडी का अगर आप उठाते हो, कोई भी बड़ा मास है तो क्या कहते थे, बड़ा मास, किसी भी बॉडी का अगर मास क्या होगा, ज्यादा होगा तो उसका एक्शन भी ज्यादा होगा। अगर कोई भी बॉडी का मास या किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो उसका एक्शन भी क्या होगा, कम। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ से पहले कि ये क्या थे, ये थ्योरी चल रही थी। मगर जब न्यूटन आया तो न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने थ्योरी दी थी उस थ्योरी से क्या बना, लॉ। मतलब न्यूटन की थ्योरी पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं अराइज हुआ तो इसलिए उसे क्या बना, लॉ बना। तो उसने क्या किया कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब दुनिया में हर चीज का एक्शन, मतलब एवरी एक्शन, मतलब दुनिया में हर एक्शन का क्या होगा, रिएक्शन होगा, मगर वो क्या होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब ये नहीं होगा अगर बिगर मास होगा तो उसका एक्शन ज्यादा, अगर स्मॉलर मास होगा उसका एक्शन कम। मतलब बिल्कुल नहीं। जितना किसी भी बॉडी पर एक्शन लगेगा तो रिवर्स में उतना क्या होगा, उसी भी बॉडी पर रिएक्शन होगा। सही है, जितना किसी भी बॉडी का एक्शन होगा तो रिवर्स में वही बॉडी उस पर क्या करेगा, उतना ही रिएक्शन अप्लाई करेगा। सही है, तो ये बात आपने ज़हन में रखना है कि जितना किसी भी बॉडी का एक्शन होगा तो रिवर्स में वो क्या करेगा, उतना ही रिएक्शन लगाएगा। तो न्यूटन ने क्या कहा कि न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। मतलब हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है मगर उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। अब मैं बताता हूँ कि किस तरह अपोजिट होगा, एक्शन एंड रिएक्शन। लेट सपोज ये बॉडी ए है ना, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी।
अगर ये बॉडी इस पर एक्शन इस तरफ लगाएगा तो ये सेकंड बॉडी इस पर रिएक्शन क्या लगाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो इसलिए एक्शन एंड रिएक्शन क्या करेंगे, हर एक्शन का रिएक्शन होगा मगर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। क्यों अपोजिट होगी, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडी पर एक्ट करती है। याद रखना, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, मतलब एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी पर नहीं लगती है, एक बॉडी पर नहीं लगती है। एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पर क्या करती है, लगती है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछे, एमसीक्यूज में क्या कहते हैं, एमडीकेट के एमसीक्यूज में इस तरह, एकेट के एमसीक्यूज में या कोई दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या कहते हैं, आपसे पूछते हैं कि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, किस लॉ के मुताबिक या किस लॉ के मुताबिक आपसे पूछे जा सके, किस लॉ के मुताबिक, न्यूटन किस लॉ के मुताबिक फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, मतलब फोर्सेस क्या करेंगे, हमेशा पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो न्यूटन थर्ड लॉ ने बताया कि फोर्सेस हमेशा किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने अभी बता दिया कि हर एक्शन का क्या होगा, रिएक्शन, मगर डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इसलिए अगर कोई भी बॉडी होगी ना, अगर इस पर एक्शन लगेगा तो उसके अपोजिट में क्या लगेगा, रिएक्शन। अगर लेट सपोज मैं जमीन पर खड़ा हूं ना, तो मैं जमीन पर क्या लगा रहा हूं, एक्शन, तो जमीन मुझे रिवर्स में क्या लगा रही है, रिएक्शन। मतलब दुनिया में एक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिंगल फोर्स नेवर एग्जिस्ट। दुनिया में हमेशा जो फोर्सेज है वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, फेयर की फॉर्म में हमेशा फोर्सेज क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ये बात आपने याद रखना है कि फोर्सेज हमेशा किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, फेयर की फॉर्म में, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो इसलिए फोर्सेस किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, फेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। सिंगल फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर हम कहेंगे कि सिंगल फोर्स एग्जिस्ट करेगा तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या हो गया, वहां पर फेल हो गया, फिर न्यूटन थर्ड लॉ क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो हमेशा फोर्सेस किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, फेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और ये हम प्रूव भी कर सकते हैं कि हर चीज, मैं जमीन पर खड़ा हुआ या कोई जमीन पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है वो, क्योंकि अगर वो जमीन पर कोई भी चीज मतलब एक्शन लगा रहा है तो जमीन उसकी रिवर्स में क्या लगा रहा है, रिएक्शन। आप मेरे हाथ में ये मार्कर है ना, तो मार्कर मेरे हाथ पर क्या लगा रही है, एक्शन, और मेरा हाथ अपोजिट डायरेक्शन में उस पर क्या लगा रही है, रिएक्शन। तो इसलिए एक्शन एंड रिएक्शन, दुनिया में हर एक्शन का रिएक्शन होता है और डायरेक्शन रिवर्स होता है। और फोर्सेस हमेशा फेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, फोर्सेस कभी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये मैंने यहाँ पर मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, रिपीट हो गया। हमेशा एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडी पर लगती है। अगर मैं जमीन पर खड़ा हूं तो एक्शन मैं लगा रहा हूं, जमीन क्या लगा रही है मुझ पर, रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कौन लगा रहे हैं मुझ पर, जमीन, और मैं एक्शन लगा रहा हूं, मैं डिफरेंट बॉडी और जमीन क्या है, डिफरेंट बॉडी। तो एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पर लगती है। इसके बाद एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्शन एंड रिएक्शन कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। क्यों कैंसिल नहीं करती, क्योंकि ये डिफरेंट बॉडीज पर लग रही है ना। अगर एक बॉडीज पर लगती, लेट सपोज अगर एक्शन इस तरफ लगता है इस बॉडी पर और रिएक्शन इस तरफ लगेगा, तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अब ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि एक्शन एक बॉडी पर लग रही है और रिएक्शन दूसरे बॉडी पर लग रही है, इसलिए एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे। एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो दो डिफरेंट बॉडीज पर लग रही है, सेम बॉडी पर नहीं लग रहे। अगर सेम बॉडी पर लगती है, एक्शन इस तरफ रिएक्शन इस तरफ, तो फिर वो एक दूसरे को कैंसिल करती। मगर एक्शन क्या है, एक्शन एक बॉडी पर लग रहा है, रिएक्शन दूसरे बॉडी पर लग रहा है, मगर उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। याद रखना, एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। यहाँ पर मैंने लिखा है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। याद रखना, जितना मैग्नीट्यूड मतलब जितना एक्शन लगेगा उसके रिवर्स में उतना रिएक्शन लगेगा। क्योंकि मैंने अभी बता दिया कि न्यूटन थर्ड लॉ से क्या थ्योरी चल रही थी, न्यूटन थर्ड लॉ से पहले ये थ्योरी चल रही थी कि अगर कोई बड़ा मास होगा तो वो ज्यादा एक्शन लगाएगा, अगर छोटा मास होगा तो वो कम एक्शन लगाएगा। जबकि जब न्यूटन ने अपना थर्ड लॉ पेश किया कि उसने बोला कि ये कंसेप्ट क्या है, रॉन्ग है, ये गलत कंसेप्ट है। उसने बताया कि जितना एक्शन लगेगा उतना ही क्या होगा, रिएक्शन। जितना एक्शन का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही रिएक्शन का मैग्नीट्यूड होगा। मतलब एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मगर ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। क्यों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, क्योंकि ये दो डिफरेंट बॉडीज पर लग रही है। अब इसके बाद एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट। अब ये थर्ड पॉइंट में ये मैंने थर्ड बार लिखा है, एक्शन एंड रिएक्शन, ये मेरे ख्याल से रिपीट हो गया। तो एक्शन और रिएक्शन क्या है, दो डिफरेंट बॉडीज पर लग रही है। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ ना कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मैंने आपसे क्या कह दिया कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का काम क्या है, फोर्स को कैलकुलेट करना। इसी तरह न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का काम क्या है, फोर्स को अप्लाई करना,
फोर्स की यूजेज, फोर्स की अगर हम सिंपल में कहूँगा फोर्स का यूजेज या फोर्स का एप्लीकेशन का, फोर्स का एप्लीकेशन का अमल कौन करती है, मतलब फोर्स को अप्लाई कौन करता है, वो न्यूटन थर्ड लॉ। तो आपने याद रखना है यहाँ पर एक्शन एंड रिएक्शन को मैंने क्या कर लिया, 2 बार रिपीट कर लिया। ये एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, तो ये 2 बार रिपीट हो गए। मैं इस पॉइंट को मिटा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स या यूजेज ऑफ फोर्स। न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स की एप्लीकेशन के बारे में बताता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बता रहा था, फोर्स को डिफाइन कर रहा था। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कर रहा है, न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स की कैलकुलेशन और मेजरमेंट के बारे में बता रहा है। इसी तरह न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स की एप्लीकेशन, मतलब फोर्स की यूजेज, फोर्स अप्लाई किस तरह होगा, फोर्स की एप्लीकेशन के बारे में बता रहे। तो फोर्स की एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो फोर्स की एप्लीकेशन के बारे में कौन बताएगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसी तरह न्यूटन सेकेंड लॉ अगर मैं लिख सकूं यहाँ पर, न्यूटन सेकेंड लॉ आपसे इस तरह कोई भी पूछ सकता है कि डिफिनेशन ऑफ फोर्स, सॉरी डिफिनेशन ऑफ मास, मास को कौन डिफाइन करेगा। तो याद रखना न्यूटन फर्स्ट लॉ का काम क्या है, फोर्स को कैलकुलेट करना, मतलब कैलकुलेशन ऑफ फोर्स के बारे में बताना, या फोर्स की मेजरमेंट के बारे में बताना कि फोर्स को हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं। इसी तरह न्यूटन सेकेंड लॉ हमारे साथ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, आप इसको नोट कर ले कि न्यूटन सेकेंड लॉ का काम क्या है, मास को भी डिफाइन करना, मतलब डिफिनेशन ऑफ मास, डिफिनेशन ऑफ मास, मतलब मास को भी क्या करेगा न्यूटन सेकेंड लॉ। एक तो फोर्स को हम किस तरह कैलकुलेट करता है, फोर्स की कैलकुलेशन के बारे में बताता है। इसी तरह मास को, मास की डिफिनेशन को भी कौन, मास को भी कौन डिफाइन करेगा, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहां तक न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन ने लॉ दिए थे, लॉ ऑफ मोशन दिए थे, तो ये क्या कर लिया, ऑलमोस्ट हमने न्यूटन के 3 लॉ और इससे बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड पहले उससे थ्योरी चल रही थी उसको भी डिस्कस कर लिया। तो न्यूटन के तीनों लॉ क्या हो गए, कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो अपने लेक्चर को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लेक्चर को लाइक भी कर देना है। अगर फिर भी आपके माइंड में क्वेश्चन है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, जो इसके जो इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। तो अगर लेक्चर आपको पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो दूसरे लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।